हेलो दोस्तों, आज हम लोग इतिहास का कुछ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला ही पार्ट है यात्रियों का नज़रिया। भारत के दृष्टिकोण से जो अन्य देश के यात्री यहाँ आए तो उन्होंने क्या सोचा, उसके वृत्तांत को हम लोग सीखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि उन्होंने कहाँ से भारत तक का सफ़र किया। तो हम लोग को जो यात्री के बारे में पढ़ना है वो 3 यात्री मेनली हैं। इन तीनों यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल बिरूनी। दूसरा यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों यात्री को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले अल बिरूनी। अल बिरूनी जो है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डिटेल कि ये कहाँ के थे और कहाँ आए थे और किस तरह से आए थे। तो 973 ईस्वी की बात है। इनका जो जन्म हुआ था वह ख्वारिज्म जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान कंट्री में पड़ता है। यानी कि अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में, ख्वारिज्म जगह का नाम है, वर्तमान में जिसे उज्बेकिस्तान कहा जाता है। एक समय की बात है जब ख्वारिज्म एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और अल बिरूनी का पठन पाठन इसी शिक्षा केंद्र यानी कि ख्वारिज्म में हुआ था। और इनको कई भाषा के जानकार थे वो, जैसे कि अरबी हो गया, उसके बाद हिब्रू था, फारसी था, लेकिन उसको संस्कृत भी था उसमें शामिल, लेकिन उसको एक भाषा का जानकारी नहीं था। कौन सा भाषा था? यूनान। हो सकता है कि पूछ दे क्वेश्चन। जो यूनानी भाषा था वो ये नहीं जानते थे। हालांकि जो यूनानी दार्शनिक थे जैसे कि प्लेटो हो गया, तो उनका जो लिखा हुआ जो भी पुस्तक था इन्होंने अरबी अनुवाद में पढ़ा था। यानी कि यूनानी दार्शनिक से ये रूबरू थे, लेकिन उसको एक्चुअली ये भाषा नहीं आता था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1017 ईस्वी की बात है। इस समय ख्वारिज्म पर आक्रमण होता है और ये आक्रमण करता थे गजनी के। कहाँ के? गजनी के। और गजनी के जो उस समय के महमूद राजा थे, उन्होंने गजनी से आक्रमण किया
1017 ईस्वी को कहाँ? ख्वारिज्म पर, यानी कि गजनी के जो लीडर थे, लीडर नहीं, जो राजा थे, सम्राट थे, महमूद, उन्होंने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और ख्वारिज्म को जीत लिया। क्या किया? ख्वारिज्म को जीत लिया। और इसी दरमियान ख्वारिज्म में जितने विद्वान थे उन सभी को, कवियों थे, उसको बंदी बना के कहाँ लेके आ गया? गजनी लेके आ गया। कितना ईस्वी में? 1017 है ना, या कि 1017 ईस्वी को ख्वारिज्म पे आक्रमण कर लिया, उसको जीत लिया। और वहाँ पे जो भी लिखते हैं विद्वान, कवि या फिर कवियों, इन दोनों को क्या किया? बंदी बनाया और कहाँ लेके आ गया? तो गजनी। कहाँ लेके आ गया? गजनी। और गजनी वर्तमान में क्या है? तो अफगानिस्तान। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो कि बताओ जो अल बिरूनी था वह अफगानिस्तान कब आया? तो 11वीं शताब्दी में, यानी कि 1017 ईस्वी को। और कुछ दिनों बाद जब पंजाब गजनी का हिस्सा बन गया, तब जो ये अल बिरूनी थे वह भारत के लोगों के संपर्क में आए, है ना। कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट हम ये नहीं बोलेंगे कि गजनी भारत आए थे, ठीक ना। तो ये प्रोसेस बोलना होगा कि पहले गजनी का पहले अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ। उसके बाद वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और जो भी अन्य भाषाओं में लिखा हुआ था उसका ट्रांसलेट बुक, कहने का मतलब जैसे मान लो कि प्लेटो ने यूनान भाषा में लिखा होगा अपना दार्शनिक के बारे में कुछ भी, तो उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट किया होगा, ये नहीं किया होगा, अन्य विद्वान लोग किए होंगे, उनका ट्रांसलेट किया हुआ बुक इन्होंने पढ़ा था। और संस्कृत का भी वैसे ही होगा, लेकिन संस्कृत का भी इसको ज्ञान था, संस्कृत भाषा का। तो इस तरह से ये जो है अपना शिक्षा ग्रहण करते कहाँ? उज्बेकिस्तान में। लेकिन उस समय का क्या था? ख्वारिज्म जगह का नाम था, अब वर्तमान का उज्बेकिस्तान। लेकिन 1017 ईस्वी में महमूद जो बोले हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, महमूद क्या किए? तो गजनी के वो क्या थे? राजा थे, गजनी के राजा थे। इन्होंने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया और 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को जीत लिया। जीतने के बाद वहाँ के जितने विद्वान और कवियों थे उनको बंदी बना के गजनी लेके आ गया, यानी कि अफगानिस्तान लेके आ गया। तो क्वेश्चन पूछेगा अफगानिस्तान कब आया? तो 1000 कुछ ईस्वी है, इसका मतलब 11वीं शताब्दी में। तो एक मतलब हुआ जो अल बिरूनी था वह अफगानिस्तान कितना शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। ईस्वी पूछेगा तो 1017, ठीक ना, यानी कि 1017। समझ में आ गया। अब जो है वह कुछ समय बाद जो गजनी था, गजनी पंजाब को अपना हिस्सा बनाता है, ठीक। और गजनी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय अफगानिस्तान नाम प्रचलित नहीं था, इसलिए हम गजनी बोल रहे हैं, ठीक ना। तो अब पंजाब गजनी का हिस्सा हो गया। तो यानी कि अब जो गजनी के लोग होंगे, अफगानिस्तान के लोग होंगे, वो भारत के लोगों के संपर्क में आएंगे। तो उसी प्रकार अल बिरूनी भी भारत के लोगों के संपर्क में आया और भारत के जो विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, शिक्षित लोग थे, उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने वहाँ के जो भी खगोल शास्त्र थे, गणित थे, उन सभी को पढ़ा, स्टडी किया। और उसके बाद इन्होंने एक कंपाइलेशन, एक बुक तैयार किया
जिसका नाम था, क्या लिख रहे हैं, अल बरूनी के द्वारा, अल बरूनी यात्रा वृत्तांत, किसका, भारत का, किताब उल हिंद, यानी कि जो अल बरूनी था, उन्होंने जो भारत में दर्शन किया था, भारत को जो जाना था, भारत के लोगों का व्यवहार जाना था, उन सभी चीज़ का कंपाइलेशन है किताब उल हिंद। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अल बरूनी ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा था भारत के बारे में, उसका नाम क्या है, तो किताब उल हिंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से भाषा में ये पुस्तक लिखा गया था, तो बोलेंगे अरबी। कौन से भाषा में, अरबी। यानी कि उस समय जो ट्रेंडिंग में था इन लोगों का भाषा, कौन सा भाषा था, अरबी। अरबी। और कहा जाता है कि तुम्हारा जो, ऐसे कह लेंगे कि जो अफ्रीका महादेश है, और तुम्हारा उधर हो गया यूरोप या फिर एशिया कह लो पूरा, तो अफ्रीका से लेके पूरा यूरोप, उस समय में जो भाषा प्रचलित था कौन था, अरबी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि किताब उल हिंद में इन्होंने क्या क्या लिखा है कि नहीं, और इस पूरा डिटेल तो हमको पता चल गया। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं, ये 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कितना ईस्वी है, 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पे हम कैटेगरी कर रहे हैं 2 गो, एक फारस, दूसरा टर्किश या तुर्की लिख देते हैं, एक फारस दूसरा तुर्की। तो उस समय जो हमारा इंडिया था, भारत, वो इंडस रिवर के पूरब में था, यानी कि सिंधु नदी के पूरब में, और इसी को बोला जाता है इंडस रिवर, इसके पूरब में था। कौन सी दिशा में, पूरब दिशा में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो भारत का क्षेत्र था, इस रिवर, सिंधु रिवर के पूरब में था। ओके, अब फारस के जो लोग आए, तो इन्होंने इनका नाम दिया अल हिंद। क्या नाम दिया, अल हिंद। यानी कि इस जगह को क्या कहा, अल हिंद। ओके, और यहाँ के लोग को क्या कहा, हिंदी। लोग को क्या कहा, हिंदी। आया बात समझ में। फारस के लोग जो है एक आइडेंटिटी के तौर पे, यानी कि पहचान करने के तौर पे, इंडस के पूरब जो क्षेत्र है उनको बोला अल हिंद, और लोग को क्या बोल दिया, हिंदी। आया बात समझ में। उसी तरह से जो टर्किश थे, उन्होंने सिंधु के पूरब जो लोग हैं उसको क्या बोल दिया, हिंदू। ठीक, और इसके स्थान को, यानी कि जगह को, स्थान बोले तो जगह, स्थान को बोल दिया हिंदुस्तान। ठीक, और यहाँ जो लोग भाषा बोलते थे, इस कारण इसको बोल दिया हिंदवी। क्या बोल दिया, हिंदवी। आया बात समझ में। तो
यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत को एज ए आइडेंटिटी, पहचान के तौर पर फारस के लोग जगह को बोला अल हिंद और लोग को बोल दिया हिंदी। उसी प्रकार जो टर्किश लोग थे उन्होंने सिंधु के पूरब जो क्षेत्र था उस लोग को बोल दिया हिंदू, और जो जगह यानी कि क्षेत्र को बोल दिया हिंदुस्तान। स्थान लिखे हुए हैं यहाँ पर, स्थान मतलब क्षेत्र। और यहाँ के लोग जो हिंदी भाषा बोलते थे इस वजह से उसको बोला गया हिंदवी। तो यहाँ एक चीज़ गौर करने वाला है, यहाँ जो हिंदू शब्द लिखा हुआ है और ये जगह जो हिंदुस्तान लिखा हुआ है, उस समय यह धार्मिक द्योतक नहीं था, यानी कि धर्म के हिसाब से हिंदू और हिंदुस्तान नहीं बोला गया। यह बहुत बाद की बात है जब लोगों ने हिंदू शब्द को धार्मिक का द्योतक बनाया। जैसे कि अभी ये हिंदू शब्द धार्मिक का द्योतक हो गया, लेकिन इस समय 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये जो जगह था और यहाँ के जो लोग थे वो धार्मिक द्योतक नहीं थे। वो आइडेंटिटी के तौर पर, पहचान के तौर पर हिंदू और हिंदुस्तान बोला गया, और वहाँ जो भाषा बोला जाता था उसको हिंदी बोला गया। आया बात समझ में? कोई समस्या? तो बताओ, उस समय जो था ये शब्द हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदवी जो टर्किश लोग आइडेंटिटी के तौर पे रखते थे, उस समय यह धार्मिक द्योतक था? तो जवाब है नहीं। उस समय में यह धार्मिक द्योतक नहीं था। एज ए आइडेंटिटी के तौर पे, पहचान के तौर पे ये नाम दिया गया था, वो भी खुद से नहीं, दूसरे के द्वारा। मतलब हमारे देश के बियॉन्ड जो कंट्री के लोग थे वो इधर आए, उन्होंने अपने सस्ता सुविधा के लिए ये नाम रखा, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये शब्द धार्मिक का द्योतक बन चुका है। ठीक, तो ये कुछ इसका सिनॉप्सिस था, लेकिन हमको मेनली इस पे फोकस करना है, यात्रियों पे। हालांकि ये भी एक तरह से यात्री वाला ही बात हुआ। तो अल बिरूनी के बारे में देखें। अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कि किताब उल हिंद में जो अरबी भाषा में लिखा गया था, तो किताब उल हिंद में भारत के किस व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, या फिर भारत की किस सभ्यता संस्कृति के बारे में लिखा गया है, वहाँ उस समय लोग क्या करते थे, ये सारी चीज़ हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। और इसी तरह से अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।